नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 8। चैप्टर 4, आपका खादिम हवालात में। कहाँ कमला जैसी कड़क सुंदरी का रंगीन रोमांटिक गुलाबी बेडरूम, और कहाँ वो नीम अंधेरी पथरीली तारीख हवालात की कोठरी। एक तो मैं गिरफ्तार, ऊपर से ये सस्पेंस कि चौधरी मेरे फ्लैट में कैसे पहुंच गया और उसे चाकू मार के उसका खून किसने किया। क्या अलेक्जेंडर ने उसे वहां प्लांट किया हो सकता था? किस लिए? मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाकर, मुझे मेरे खतरनाक अंजाम से डराकर, मुझसे लेजर हासिल करने के लिए? मुझे वो बात ना जची। चौधरी अलेक्जेंडर का आदमी था। मुझे फंसाने के लिए उसे अपने आदमी का कत्ल करवाने की क्या जरूरत थी? मैं हवालात में जरूर था, लेकिन अपने किसी बुरे अंजाम से त्रस्त मैं नहीं था। मैं चौधरी के कत्ल के केस में नहीं फंस सकता था। मेरे पास बड़ी मजबूत एलिबाई थी। उसके कत्ल के वक्त तो मैं ग्रेटर कैलाश से बहुत दूर कमला नाम की हूर की पहलू में था, और वो मेरे पहलू में थी। यानी कि अगर वो मेरी बेगुनाही की गवाह थी तो मैं उसकी बेगुनाही का गवाह था। कत्ल अगर मैंने नहीं किया था तो उसने भी नहीं किया था। 1 बजे के करीब मुझे सब इंस्पेक्टर यादव के सामने पेश किया गया। क्या कहते हो? वो बोला। यही। मैं बोला कि मैं बेगुनाह हूं। वो तो तुम हो। और क्या कहते हो? वो तो मैं हूं। मैं हैरानी से बोला। हाँ, यानी कि मानते हो कि चौधरी का कत्ल मैंने नहीं किया? मानता हूं और जानता हूं। फिर मैं गिरफ्तार क्यों हूं? तुम गिरफ्तार नहीं, हिरासत में हो। हिरासत में भी क्यों हूं? क्योंकि पहले हमें असली कातिल की खबर नहीं थी। अब है? हाँ। कौन है असली कातिल? तुम्हारी क्लाइंट कमला ओबराय। हाँ। मैं हंसा। क्या हुआ? हंसते क्यों हो? अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो यादव साहब। वो कैसे? कमला कम से कम चौधरी की कातिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कल सारी रात वो मेरे साथ थी। तुम्हें कैसे मालूम? अब मुझे बेहुदा बात कहनी पड़ेगी। कह डालो। एक शर्त पर कहूंगा। कौन सी शर्त? ये कि तुम इसे राज रखोगे। अच्छा, वो मेरे पहलू में थी सारी रात? हाँ। यानी कि तुम्हारे उसकी कोठी से रुखसत होने से लेकर आज दिन का सूरज चढ़ने तक? हाँ। क्या गारंटी है कि वो सारी रात तुम्हारे पहलू में थी? मतलब? तुम दावे के साथ कह सकते हो कि आधी रात से सुबह होने तक एक क्षण के लिए भी तुम्हारी पलक नहीं झपकी थी? मैं खामोश हो गया। यानी कि नहीं कह सकते? तुम ये कहना चाहते हो कि रात को किसी वक्त कमला मेरे पहलू से उठी और मेरे फ्लैट में जाकर चौधरी का कत्ल कराई? हाँ। ऐसा सोचने की कोई वजह? बहुत मजबूत वजह है। तुम्हारी जानकारी के लिए, कल तुम्हारी निगरानी के लिए एक आदमी मैंने तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था। क्या? इसी वजह से मुझे मालूम है कि जब मैंने तुम्हें टैक्सी स्टैंड पर छोड़ा था तो वहां से टैक्सी करके तुम अपने घर नहीं गए थे। तुम पैदल वापस ओबराय की कोठी पर लौट गए थे। मेरा आदमी रात भर ओबराय की कोठी के बाहर तुम्हारी फिराक में धुनी रमाए बैठा रहा था। वो चश्मदीद गवाह है इस बात का कि रात के 2 बजे कमला ओबराय कोठी से बाहर निकली थी और अपनी कार पर सवार होकर कहीं गई थी। 3:30 बजे वो कोठी में वापस लौटी थी। यानी कि तुम्हारा वो दावा 100% गलत है कि कल रात वो हर क्षण तुम्हारे पहलू में थी। वो 1.5 घंटा तुम्हारे पहलू से गायब रही थी और तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। मैं सन्नाटे में आ गया। कई क्षण मेरे मुंह से बोल न फूटा। तुम्हारे आदमी ने कमला का पीछा किया था? अंत में मैंने दबे स्वर में पूछा। नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी निगरानी के लिए तैनात किया गया था, ना कि कमला की। मैं फिर खामोश हो गया। अब मुझे पूरी गारंटी हो गई कि पिछली रात मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई गई थी, और वो बेहोशी की दवा मुझे किसी मिशन की खातिर पिलाई गई थी। चौधरी का कत्ल करने की मिशन की खातिर। और यादव आगे बढ़ा। पुलिस का डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर भी चुका है कि हत्या 2:30 और 3 बजे के बीच किसी वक्त हुई है। लाश कब बरामद हुई? 3:30 बजे। इतनी जल्दी कैसे? तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हारे फ्लैट से आती कुछ उठापटक की आवाजें सुनी थी। उसने समझा कि वहां कोई चोर घुस आया था। उसने पुलिस को फोन कर दिया था।
उसे मेरी इतनी फिक्र थी? उसे अपनी फिक्र थी। चोर उसके घर में भी घुस सकता था। तुम्हारे पास मिसेज ओबराय के खिलाफ सिर्फ यह है कि हत्या के समय वो अपनी कोठी पर नहीं थी। इतने भोले मत बनो। उसके खिलाफ ढेरों सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। मसलन अपने पति की कथित आत्महत्या के समय भी वो बड़े संदेहजनक हालात में अकेली उसके पास मौजूद थी। अपना ऐतराज तुम अपने पास रखो। तुम सिर्फ इसलिए उसे एलिबाई देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी क्लाइंट है और उसके लिए ऐसा कुछ भी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। फिर जूही चावला की कथित आत्महत्या के समय भी सिर्फ वो उसके बंगले में मौजूद थी और अंत में चौधरी की तुम्हारे फ्लैट में हुई हत्या के वक्त भी वो अपनी कोठी में नहीं थी। इसमें से किसी एक बात को मैं इत्तेफाक का दर्जा दे सकता था, लेकिन तीन तीन इत्तेफाक मुझे हजम नहीं होने वाले। उसको चौधरी की हत्या करने की क्या जरूरत थी? वो परसों रात ओबराय की स्टडी में घुसा हुआ था। वहां से वो ऐसा कुछ जान गया होगा कि कमला ओबराय के लिए खतरनाक साबित हो सकता था और उसे सीधे फांसी के फंदे तक ले जा सकता था। उसका मुंह बंद रखने के लिए उसने उसका कत्ल कर दिया होगा। ऐसा उसने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले उसने कोई और कत्ल करना था, जूही चावला का। हर काम अपनी बारी से ही होता है जासूस साहब। मैं खामोश रहा। तुम सयाने बड़े बनते हो, लेकिन कम से कम इस बार तो तुम उस औरत के हाथों जी भर के बेवकूफ बन रहे हो। अभी तक जो 3 कत्ल हुए हैं उन तीनों में ही किसी न किसी तरीके से उसने तुम्हें अपना एलिबाई बनाया है। कल रात अगर मेरा आदमी तुम्हारी निगरानी ना कर रहा होता तो बाद में तुम गंगा जली उठाकर यह कहने को तैयार हो जाते कि वो रात के हर क्षण तुम्हारे पास थी। चौधरी का कत्ल मेरे फ्लैट में क्यों? होगी कोई वजह। शायद वो तुम्हें उस कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तो उसके साथ था। क्या सबूत है? वो खुद सबूत है। अगर वो मुकर जाए तो क्या सबूत है? इस बात का जवाब कोठी की निगरानी करते मेरे आदमी को नजरअंदाज करके देना। फिर तो कोई सबूत नहीं। एग्जैक्टली। कोहली साहब, तुम्हारे ऐसा कहने पर वो ऐसी हाल दुहाई मचा सकती है कि तौबा भली। वो कह सकती है कि तुम एक गंदे जलील आदमी एक लाचार बेसहारा विधवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कौन मान लेता है इस बात को कि उसके पति का अंतिम संस्कार होने से भी पहले वो किसी गैर मर्द की बाहों में थी? ओबराय की लाश अभी भी पुलिस के पास है? नहीं, आज सुबह सवेरे मिसेज लाश ले गई थी और उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। और जूही चावला की लाश? वो अभी पुलिस के ही पास है। उसे शाम तक रिलीज किया जाएगा। उसका कोई रिश्तेदार सामने आया है? सामने कोई नहीं आया, लेकिन खबर लगी है उसके रिश्तेदारों की। उसका परिवार शिमला में रहता है। उन्हें खबर भिजवाई जा चुकी है। मैं फिर खामोश हो गया। मेरी आंखों के सामने फिर कमला ओबराय का चेहरा उभरा। कितना छल कपट छुपा हुआ था उस खूबसूरत चेहरे की ओट में। कैसे इतना खून सफेद हो सकता था किसी औरत का? अब मुझे ये भी महसूस होने लगा कि मेरी 2 लाख की फीस उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कबूल कर ली थी और 20,000 रुपए मुझे कुछ ज्यादा ही सहूलियत से हासिल हो गए थे। उस औरत ने 20,000 रुपए में अपना कोई मुहाफिज या खैरख्वाह नहीं खरीदा था। एक बलि का बकरा खरीदा था जिसका नाम सुधीर कोहली था। कोहली, यादव बोला, तुम इतने अहमक नहीं हो कि मौजूदा हालात का जुग्राफिया ना समझ सको। मैं अभी तुम्हें कातिल का मददगार होने के बिना पर गिरफ्तार कर सकता हूँ। और उस औरत से तुम्हें कितनी भी बड़ी फीस क्यों ना हासिल हुई हो, वो जेल में 5-6 साल गुजारने का बदला नहीं हो सकती। चौधरी का कत्ल तुमने ना किया होने की इत्तेफाक से मुझे जाती गारंटी ना होती तो मैंने तुम्हारा रत्ती भर लिहाज ना किया होता। तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो कि इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तुम्हारे हक में है। अब बोलो कि तुम समझदार आदमी हो कि अकल के अंधे हो? मैं समझदार हूं। गुड। अब साबित करके दिखाओ कि तुम समझदार आदमी हो। कैसे साबित करके दिखाऊं? सबसे पहले यही बताओ कि ओबराय की स्टडी में तुम्हारे हाथ क्या लगा था। मैंने बड़ी सराफत से उसे लेजर के बारे में बता दिया और मैंने उसे कस्तूरचंद और उसकी लीज के बारे में बताया। वो बात यादव को पसंद आई। यानी कि यादव बोला, ओबराय की जिंदगी में कस्तूरचंद को उसकी जगह वापस हासिल नहीं हो सकती थी। नहीं हो सकती थी, मैं बोला। वैसे भी ओबराय ने उसके साथ बहुत यारमारी की थी, जिसका कभी मौका मिलने पर बदला उतारने का कस्तूरचंद बहुत ख्वाहिशमंद था। ओबराय की हत्या के केस में तुम एक और मर्डर सस्पेक्ट पेश कर रहे हो, प्लेट में सजाकर। मैं मिलूंगा इस कस्तूरचंद से। दिल से मिलना? मतलब? अगर पहले से ये ठान कर मिलोगे कि हत्यारी कमला ही है तो कुछ बात नहीं बनेगी। तुम वो किस्सा छोड़ो, तुम लेजर की बात करो। क्या बात करूं? अब कबूल करते हो कि अलेक्जेंडर के आदमियों के हाथों जो तुम्हारी धुनाई हुई है वो उस लेजर बुक की वजह से हुई है? हाँ, मुझे दो।
क्या? लेजर बुक? और क्या? दे दूंगा। अभी दो। अभी कैसे दूं? अभी वो मेरे पास नहीं है। जहां वो है वहां से लेकर आओ। ये फौरन मुमकिन नहीं। तो कब मुमकिन होगा? कल। कल लेजर बुक तुम्हें मिल जाएगी, उससे पहले नहीं। मैं पहले चाहता हूं। तो पढ़े चाहते रहो। उसने घूर कर मुझे देखा। और वो यूं ही फोकट में नहीं मिल जाएगी तुम्हें। क्या मतलब? उसे हासिल करने के लिए बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? यहाँ आने से पहले ओबराय बंबई में बिजनेस करता था। वहां धंधे में उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था कि वो दिवालिया होते होते बचा था। हो सकता है इस सिलसिले से वहां की पुलिस का भी कोई वास्ता पड़ा हो। तुम बंबई पुलिस को ट्रंक कॉल करके या वहां टेलेक्स भेज कर मालूम करो कि बंबई में ओबराय के साथ क्या बीती थी। तब तुम मुझे लेजर दोगे? हाँ, वादा। लेजर से मुझे क्या हासिल होगा? उससे तुम्हें मालूम होगा कि अलेक्जेंडर के 2 नंबर के पैसे का हिसाब क्या है। ये सबूत मिलेगा कि वो शैली भटनागर को और ओबराय उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये शैली भटनागर कौन हुआ? मैंने बताया, सविस्तार बताया। इस लिहाज से तो वो भी गुनहगार हो सकता है। कमला ओबराय का पीछा छोड़ो तो कोई भी गुनहगार हो सकता है। हो सकता होगा, लेकिन फिलहाल तो मेरा पसंदीदा कैंडिडेट वही है। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती कि कमला ओबराय जैसी नाजुक औरत चौधरी जैसे गोरिल्ले पर चाकू का घातक वार कर पाई? अजीब लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं लगती। वो चाकू बड़ा अनोखा है। चाकू की जगह उसे खंजर कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये लंबा तो फल था उसका, और धार ऐसी पैनी की कागज से पतली। आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ। मैं बौखला कर बोला, दस्ते के पास सितारा बना हुआ? हाँ। दस्ता ऐसा जैसे उस पर किसी जानवर की खाल मड़ी हुई हो? हाँ। तुमने कब देख लिया वो चाकू? वो चाकू है कहाँ? मेरे पास है। दिखाओ। उसने मेज की दराज से चाकू निकालकर मेरे सामने रख दिया। मेरा रहा साहसक भी दूर हो गया। वो चाकू आपके खादिम का था। इस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? कई क्षण की खामोशी के बाद मैंने सवाल किया। नहीं, ये चाकू मेरा है। वो तो चाकू का जिक्र सुनकर तुम्हारे बौखलाने से ही मुझे महसूस हो रहा था। और इसमें एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से हत्यारे का पकड़ा जाना लाजमी है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? यादव एकदम चौकन्ना हो उठा। ये चाकू बस्तर के एक आदिवासी कबीले में इस्तेमाल होता है। खास बात इसके हत्थे में है। इस चाकू पर ऐसे जानवर की खाल मड़ी हुई है जिस पर की कील जैसे सख्त और सुई जैसे बारीक कांटे उगते हैं। वे कांटे इतने सूक्ष्म होते हैं कि न तो वो आंखों को दिखाई देते हैं और न स्पर्श से महसूस होते हैं। यानी कि आमतौर पर सहज भाव से अगर चाकू को हैंडल से पकड़ा जाए तो वे कांटे हथेली को नहीं चुभते, लेकिन किसी पर वार करने की नीयत से चाकू का हैंडल हथेली में जकड़कर थामना होता है और उसे जोर लगाकर शत्रु के जिस्म में धकेलना होता है। इसलिए ऐसा करने पर वे कांटे खड़े हो जाते हैं और वार करने वाले की हथेली में धंस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी ने भी इस चाकू का घातक वार चौधरी पर किया था उसका हाथ जरूर लहूलुहान हो गया होगा। और अब इस केस के संदिग्ध व्यक्तियों के हाथों का मुआयना करके ये जाना जा सकता है कि हत्यारा कौन है। ऐसा अजीब चाकू है ये? यादव मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। हाँ, जिस कबीले की ये इजाद है वे किसी के कत्ल को बड़ा गंभीर और जिम्मेदारी का मामला समझते हैं। वे कहते हैं कि मारने वाले को भी अपने कुकृत्य का एहसास होना चाहिए, और इसलिए ये चाकू बनाया गया है कि जब हत्यारान का खून बहे तो हत्यारे का भी खून बहे। कमाल है, देखने में तो हैंडल में कोई खासियत दिखाई नहीं देती, लेकिन है। तुम मुझे कोई कहानी तो नहीं सुना रहे हो? ये कहानी नहीं, हकीकत है, और तुम्हारे केस का हल है। जिस किसी ने भी चौधरी के सीने में खंजर उतारा है उसकी हथेली तुम्हें घायल मिलेगी। यादव का ध्यान मेरी बात की तरफ नहीं था। वो बड़ी बारीकी से चाकू के हैंडल का मुआयना कर रहा था और मेरी बात से कतई आश्वस्त नहीं लग रहा था। एकाएक उसने चाकू को हैंडल से थामा और उसका एक भीषण प्रहार लकड़ी की मेज पर किया। चाकू का फल लकड़ी में धंस गया। उसने तुरंत दस्ते पर से अपना हाथ हटा लिया। चाकू झंझनाता हुआ कुछ क्षण आगे पीछे झूलता रहा और फिर स्थिर हो गया। यादव हक्का बक्का सा अपनी हथेली देख रहा था जिस पर से उस वक्त खून के बड़े सूक्ष्म फव्वारे छोड़ रहे थे। मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, वो बोला। इसलिए क्योंकि पंक्चर्ड वुड जख्म सुई से भी बारीक है, लेकिन बाद में होगा। ऐसा अनोखा चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? उस कबीले की एक लड़की ने मुझे ये भेंट स्वरूप दिया था। मैं अभी कमला ओबराय को यहां तलब करता हूं। अगर उसकी हथेली घायल हुई तो खेल आज ही खत्म हो जाएगा। उसे ही क्यों तलब करते हो? केस से संबंधित सारे व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं करते हो?
इस तरह तुम अलग अलग एक एक के पीछे भागने से बच जाओगे। मुझे मिसेज ओबराय से आगे नहीं भागना पड़ेगा। शायद तुम्हारी ये मुराद पूरी ना हो, लेकिन मिसेज ओबराय का हाथ तो मैं अभी देखूंगा। बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर हत्यारी वो ना हुई, लेकिन हत्यारे से उसका गठजोड़ हुआ, तो वह हत्यारे को चेतावनी नहीं दे देगी कि तुम किस फिराक में हो। हत्यारा क्या करेगा? वो अपने हाथ काट कर फेंक देगा या उसे किसी स्वस्थ हाथ से बदल लेगा। वो गायब हो जाएगा और तब प्रकट होगा जब उसका हाथ एकदम ठीक हो चुका होगा। वो बात यादव को जची। ठीक है, वो निर्णयात्मक स्वर में बोला। आज शाम 8 बजे मैं केस से संबंधित सारे लोगों को मिसेज ओबराय की कोठी पर जमा करूंगा। तुम भी आना। मैं जरूर आऊंगा और तुम बंबई पुलिस से संपर्क जरूर करना। करूंगा। कल मुझे लेजर बुक मिल जाए। जरूर मिल जाएगी। ना मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। ना का कोई मतलब ही नहीं। फुटो। यानी कि मैं आजाद हूं? अब क्या लिख कर देना होगा? नहीं, ऐसे ही चलेगा। मैं वहां से विदा हो गया। मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा। वहां अपने फ्लैट के आगे मुझे अलेक्जेंडर की इम्पाला खड़ी ना दिखाई दी। यानी कि अलेक्जेंडर या उसके चमचे का एक फेरा और वहां लग चुका था। अपने फ्लैट में मुझे वो अव्यवस्था ना दिखाई दी जो कि पुलिस और अलेक्जेंडर के आदमियों के वहां आगमन के बाद अपेक्षित थी। मैं ये तक अंदाजा न लगा सका कि चौधरी की लाश मेरे बेडरूम में पाई गई थी या ड्राइंग रूम में। अच्छी और संतोषजनक खबर यह थी कि लेजर बुक टॉयलेट में अपनी जगह मौजूद थी। मैंने ऑफिस में फोन किया। दिस इज योर एम्प्लॉयर स्पीकिंग। रजनी लाइन पर आई तो मैं बोला, नहीं हो सकता। मेरी मेहरबान सेक्रेटरी बोली, मेरा एम्प्लॉयर तो जेल में है। अरे मैं ही बोल रहा हूं, मैं झल्लाया। सुधीर कोहली। कमाल है, यानी कि अब जेल की कोठरियों में भी टेलीफोन लग गए हैं। मैं अपने फ्लैट से बोल रहा हूं। अच्छा, बड़ी जल्दी छूट गए आप। अफसोस हो रहा होगा तुम्हें इस बात का। नहीं, मैं तो आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिक्रमंद थी तो कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती? किसी वकील के पास जाती, मुझे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश करती। सॉरी, भूल गई। अगली बार ऐसा ही करूंगी। यानी कि तुम्हें भूल सुधार का मौका देने के लिए मुझे फिर गिरफ्तार होना पड़ेगा। कितने समझदार है आप और कितनी कम बखत हो तुम। वो हंसी। हंस रही हो तुम? यानी कि बेवकूफ भी हो। ये भी नहीं जानती कि कब हंसना होता है और कब रोना होता है। जानती हूं, हंस रही हूं, लेकिन फुट फुट कर। चाहे तो आकर देख लीजिए। मेरा कोई फोन आया था, सिर्फ मिसेज ओबराय का। मैंने उसे समझाया कि आप जेल में थे और वहां से आपके छूटते छूटते सन बदल सकता है, लेकिन वो है फिर भी बार बार फोन किए जा रही है। दिलो जान से फिदा मालूम होती है वो आप पर। जवाब में मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कमला ओबराय को फोन किया। वो लाइन पर आई तो मैं बोला, कोहली बोल रहा हूं। जेल से छूट गए? वो बोली, हाँ। कैसे छूटे? वैसे ही जैसे कोई बेगुनाह आदमी छूटता है। लेकिन पेपर में तो। पेपर को छोड़ो, तुम्हारी जानकारी के लिए खुद पुलिस मेरी गवाह है कि चौधरी का खून मैंने नहीं किया। अच्छा, वो कैसे? कल रात पुलिस का एक आदमी तुम्हारी कोठी की निगरानी कर रहा था। वही इस बात का गवाह है कि कल सारी रात मैं कोठी से बाहर नहीं निकला था। उसके छक्के छूट गए। कोई पुलिस का आदमी कोठी की निगरानी कर रहा था? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा कोई आदमी होता तो वो तुम्हें दिखाई दिया होता। यही कहने जा रही थी ना तुम? सुधीर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। जरूर, मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। अभी आओ। अभी मुमकिन नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। लेकिन मेरे काम की अहमियत तुम्हारी निगाह में ज्यादा होनी चाहिए। आखिर मैं। सी यू स्वीट हार्ट। मैंने लाइन काट दी। अब शाम तक वो ये सोच सोच कर तड़पती कि पिछली रात का उसका कोठी से 1.5 घंटे के लिए गायब होना कोई राज नहीं रहा था। मैंने नहा धोकर नए कपड़े पहने। फिर टॉयलेट की टंकी में से मैंने लेजर बुक निकाली और उसे लेकर मैं ब्लॉक मार्केट पहुंचा। वहां से मैंने लेजर बुक के हर पेज की जेरॉक्स कॉपी बनवाई। मैं करोल बाग पहुंचा। हरीश पांडे अपने घर पर मौजूद था, जो कि अच्छा था। वो वहां ना मिलता तो मुझे उसकी तलाश में कई जगह भटकना पड़ता। हम बैठ गए तो मैंने सवाल किया, अब जरा ठीक से बताओ, कल क्या हुआ था? कल मैंने बताया तो था। वो पुलिस को बताया था। एक ही बात ना हुई? नहीं हुई। और मेरे साथ ज्यादा पसरने की कोशिश मत करो। कल तुम्हारे माथे पर लिखा था कि तुम पुलिस को मुकम्मल बात नहीं बता रहे थे। लेकिन अब बक भी चुको। अच्छा सुनो, 7:30 बजे के करीब मैं वहां पहुंचा था। अभी मैं बंगले का जुग्राफिया ही समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां एक टैक्सी पहुंची थी।
और हाथ में एक एयरबैग लिए एक सूट बूटधारी व्यक्ति उसमें से बाहर निकला था। वो सीधा जूही चावला के बंगले में दाखिल हो गया था। तुम कहाँ थे? सड़क के पार, एक लैंप पोस्ट के पीछे। फिर बंगले के मुख्य द्वार पर जाकर उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुला, वो भीतर दाखिल हो गया और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं बदस्तूर बाहर जमा रहा। फिर कोई पौने घंटे के बाद दरवाजा खुला और एयरबैग वाला जो आदमी भीतर गया था वो एक खूबसूरत औरत के साथ बाहर निकला। वे दोनों कंपाउंड में खड़ी एक सफेद मारुति में सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पर औरत बैठी थी और वो आदमी उसकी बगल में। फिर कार वहां से चली गई। 10-15 मिनट मैंने बंगले से बाहर ही बिताए। जब वो कार वापस ना लौटी तो मैंने बंगले के कंपाउंड में कदम रखा। कई बार मैंने कॉल बेल बजाई, दरवाजा भी ट्राई किया, लेकिन वो बंद था। मैंने यही समझा कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जूही कहीं चली गई थी। मैं उसके इंतजार में बंगले के बरामदे में बैठ गया। यानी कि जो औरत मारुति पर वहां से गई थी वो जूही नहीं थी? नहीं। फिर कोई 1 घंटा मैं वहां बैठा रहा। जब कोई मुझे पहुंचता ना दिखाई दिया तो मैं पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े के भी तमाम दरवाजे बंद थे, लेकिन वहां किचन के दरवाजे और रोशनदान की झिर्रियों में से निकलती गैस की गंध मेरे नथुनों से टकराई। मैंने रोशनदान पर भीतर चढ़कर किचन में झांका तो मैंने जूही को किचन के फर्श पर पड़ा पाया। तब मैंने पुलिस को फोन कर दिया। जो आदमी टैक्सी पर वहां आया था उसका हुलिया बयान करो। नाम ही ना बता दूं उसका? मैंने घूरकर पांडे को देखा। तुम्हें उस शख्स का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम है उसका? सोनी साहब। तुम्हें कैसे मालूम? तुम उस आदमी को पहचानते हो? नहीं। तो कॉल बेल के जवाब में जब जूही ने बंगले का दरवाजा खोला था तो उसने उस शख्स की शक्ल देखते ही बड़ी घबराहट में कहा था, सोनी साहब आप फिर आ गए। तुमने उसे सोनी साहब कहते हुए साफ सुना था? हाँ। उसका हुलिया फिर भी बयान करो। उसने किया। वो सरासर वकील बलराज सोनी का हुलिया बयान कर रहा था। मैं गोल्फ लिंक पहुंचा। वहां ओबराय की कोठी के कंपाउंड में जहां कई वाहन खड़े थे वहां उनमें एक पुलिस जीप भी थी। विशाल ड्राइंग रूम में मुझे सब लोग मौजूद मिले। वकील बलराज सोनी और कमला ओबराय एक तरफ एक सोफे पर बैठे थे और सिर जोड़े किसी बड़ी संजीदा बात पर बहस मुबासा कर रहे थे। अलेक्जेंडर और सैली भटनागर एक अन्य सोफे पर इकट्ठे बैठे दिखाई दिए। उनमें भी गुफ्तगू का माहौल गर्म था। कस्तूरचंद और सब इंस्पेक्टर यादव एक एक सोफा चेयर पर अकेले बैठे थे। मैंने देखा कस्तूरचंद अपने हाथों में सफेद सूती दस्ताने पहने था। सबकी निगाह मुझ पर पड़ी, लेकिन मेरे क्लाइंट समेत किसी के भी चेहरे पर ऐसा भाव ना आया जैसे किसी को मेरे आगमन से खुशी हुई हो। अलबत्ता यादव अपने स्थान से उठा और मेरे करीब आकर मुझे बाहां पकड़कर ड्राइंग रूम से बाहर स्विमिंग पूल वाली साइड के लॉन में ले आया। मैंने बंबई पुलिस से बात की थी। वो बोला, अच्छा क्या मालूम हुआ? ये कि सैली भटनागर कभी बंबई में अमरजीत ओबराय का मैनेजर हुआ करता था। उसी ने कंपनी के माल का कुछ ऐसा घोटाला किया था कि पुलिस केस बन गया था। तब वे एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे और घोटाला पब्लिक के पैसे से ताल्लुक रखता था। इस वजह से जेल दोनों ही जा सकते थे, लेकिन ओबराय किसी तरह बच गया था और सैली भटनागर को 2 साल की कैद की सजा हुई थी। जेल से छूटकर भटनागर बंबई छोड़कर दिल्ली आ गया था। तब से अब तक उसने फिर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इखलाकी या कानूनी तौर पर गलत समझा जाए, बशर्ते कि उसने ओबराय का कत्ल ना किया हो, जो कि इखलाकी और कानूनी दोनों ही तरीकों से गलत काम है। वो कातिल हो सकता है। उद्देश्य तो है उसके पास। आखिर ओबराय ने अपने आप को सेव करके उसे जेल भिजवाया था। ये तो कई साल पुरानी बात है। कई लोगों की बासी कड़ी में उबाल कुछ ज्यादा ही देर में आता है। उसके पास ओबराय के कत्ल के वक्त की एलिबाई है। तुमने चेक की है उसकी एलिबाई? हाँ, कस्तूरचंद दस्ताने पहने हुए है। मैंने देखा है। अभी मालूम करते हैं कि वो क्यों दस्ताने पहने हैं। हम वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। यादव फौरन ही कस्तूरचंद से मुखातिब हुआ, आप बराए मेहरबानी अपने दस्ताने उतारिए। काहे? कस्तूरचंद हड़बड़ाया। जो कहा जाए वो कीजिए। परंतु काहे को? मारे दस्तानों से आपने के तकलीफ हुई है? आपको ऐतराज है दस्ताने उतारने में? ऐतराज तो ना है, परंतु फिर भी तुम मारे ने दस्ताने पहने ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मारे दोनों हाथा पर लाल लाल छाले पड़े हुए सो और कई जगहों से खाल फटी पड़ी सो। नजारा घना खराब सो, देखा ना जावेगा थारे सो। ऐसा कैसे हो गया? मारे बागवानी के शौक से हो गया। कोई जहरीला कांटा चुभ गया दोनों हाथों में। फिर भी आप दस्ताने उतारिए, हम नजारा बर्दाश्त कर लेंगे। अजीब बात सो या तो आप मारे दस्तानों के पीछे के पड़े हुए सो।
कस्तूरचंद जी, प्लीज कहना मानिए, ये एक पुलिस इंक्वायरी है जिसके लिए आपको दस्ताने उतारना जरूरी है। अच्छा। उसने दोनों दस्ताने उतारे और अपने हाथ सामने फैला दिए। नजारा वाकई हौलनाक था। उसकी हथेलियां सूजकर लाल सुर्ख हो गई थी और उन पर कुछ फूटे हुए और कुछ अभी भी सलामत छाले दिखाई दे रहे थे। ऊपर से दोनों हथेलियों पर कोई सफेद मलहम सी मली दिखाई दे रही थी। उतना बुरा हाल मेरे अनोखे चाकू से, और वो भी दोनों हथेलियों का, नहीं हो सकता था। शुक्रिया, यादव तनिक आंदोलित स्वर में बोला। आप दस्ताने पहन लीजिए। वो दस्ताने पहन चुका तो तभी मौजूद लोगों ने दोबारा उसकी तरफ निगाह डाली। साबान, यादव गंभीरता से बोला। 3 दिन में 3 कत्ल हो चुके हैं और हालात बताते हैं कि तीनों कत्ल किसी एक आदमी का काम है। यहाँ आप लोगों को इसलिए तलब नहीं किया गया क्योंकि हमें आप में से किसी के कातिल होने का शक है, बल्कि आपको इसलिए तलब किया गया है कि आप सब लोग किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह हत्याप्राण से संबंधित थे और आप हमें ऐसा कुछ बता सकते हैं जो कि इन हत्याओं के केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। मसलन मिसेज ओबराय पहले हत्याप्राण की बेवा है और कस्तूरचंद जी एक तरह से पहले हत्याप्राण के लैंडलॉर्ड थे। मिस्टर अलेक्जेंडर का हत्याप्राण नंबर 3 चौधरी कर्मचारी था। सोनी साहब हत्याप्राण नंबर 1 के वकील थे और मिस्टर भटनागर हत्याप्राण नंबर 2 जूही चावला के एम्प्लॉयर थे। सुधीर कोहली एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं जो कि मौजूदा केस में मिसेज ओबराय की मुलाजमत में हैं। एक एक नाम लेते समय यादव उनके हाथों का भी मुआयना कर रहा था। मेरी भी निगाह हर किसी की दाईं हथेली पर थी। किसी भी हथेली पर चाकू के दस्ते से बने पंक्चर मार्क नहीं थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, यादव आगे बढ़ा, कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप पुलिस को सहयोग देंगे ताकि अपराधी गिरफ्तार हो सके और अपने किए की सजा पा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस सवाल का सीधा, सच्चा और ईमानदाराना जवाब देंगे। कोई ना कोई सवाल आपको नागवार भी गुजर सकता है, लेकिन उसका भी जवाब आप पुलिस पर यह भरोसा दिखाते हुए दीजिएगा कि उसका पूछा जाना जरूरी था। सबने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। तो मैं आप लोगों से सहयोग की उम्मीद रखूं? सबने हामी भरी। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपका आदमी चौधरी कोहली के फ्लैट में मरा पाया गया। हमें पहले से गारंटी ना होती कि कोहली उसके कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था तो जरूर कोहली इस वक्त हवालात में होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चौधरी कोहली के फ्लैट में कैसे पहुंच गया? जरूर कोहली से बदला उतारने की नीयत से ही पहुंचा होगा, अलेक्जेंडर सहज भाव से बोला। परसों रात कोहली उसकी इतनी धुनाई जो करेला था। चौधरी यूं किसी से चुपचाप पिट जाने वाला आदमी नहीं था। यानी कि आपने उसे कोहली के यहां नहीं भेजा था? अपुन ने? कायकू? कोहली की धुलाई के वास्ते? नहीं, किसी ऐसी चीज की तलाश के वास्ते जिसके आप तलबगार थे और जो कोहली के फ्लैट में हो सकती थी। अपुन ऐसा नहीं किया है। कोहली? हाँ, मैं हड़बड़ाकर बोला। तेरे को मालूम अपन खुद तेरे फ्लैट की तलाशी लिएला था? मालूम। फिर जो एक काम अपन खुद किएला था उसी को दोबारा चौधरी से कराने का मतलब? कि अपन चौधरी जितना काबिल और होशियार आदमी भी नहीं? मुझे कबूल करना पड़ा कि उसकी दलील में दम था। आपको? यादव बोला। तलाश किस चीज की थी? थी कोई चीज, अलेक्जेंडर बोला। उस चीज का कत्ल से कोई वास्ता नहीं। अब उनके पास इस बात के आधा दर्जन गवाह हैं कि जिस वक्त ओबराय का कत्ल हुआ था उस वक्त अपन छतरपुर से 2 दर्जन मील दूर राजेंद्र पैलेस में अपने ऑफिस में बैठेला था। जिस वक्त जूही चावला का खून हुआ था उस वक्त अपन पंजाबी बाग में उन्हीं 6 गवाहों के साथ अपने घर पर बैठेला था। चौधरी के कत्ल के वक्त भी अपन अपने घर पर बैठेला था। अपन को नहीं मालूम कि चौधरी कोहली के फ्लैट में किस वास्ते गया। वो गया तो अपनी मर्जी से गया, बस अपन को और कुछ नहीं कहने का है। कोहली कहता है कि कल रात आपके आदमियों ने इसको अगवा किया, इसे आपकी कोठी पर जबरन बंदी बनाकर रखा और इसे मारा पीटा। ये बंडल मारेला है। उल्टे इसी ने अपन की कोठी पर आकर अपन के 2 आदमियों को मारा पीटा। बहुत गर्म मिजाज है इसका। ये आपकी कोठी पर आया क्यों था? मेरे से कोई बात करने का था। वहां बात तो कुछ किया नहीं, उल्टे बदतमीजी करने लगा और मेरे आदमियों से उलझने लगा। इसने आपके आदमियों को मारा पीटा? बरोबर। आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? अपन की कोठी में जब चूहा घुसेला है तो उसे अपन खुद खलास करेला है। उसके लिए अपन कमेटी के दफ्तर में नहीं जाना मांगता। आप कोहली को मौत की धमकी दे रहे हैं, मेरे सामने धमकी दे रहे हैं। अपन तो एक चूहे की बात करेला है, अलेक्जेंडर लापरवाही से बोला। अगर ये चूहा है तो ये इसे अपने लिए धमकी समझ सकता है। यादव अलेक्जेंडर को घूरने लगा। उस पर अपने घूरने का कोई असर ना होता पाकर वो कस्तूरचंद की तरफ घूमा। आपने मुझे बताया था कि ओबराय के कत्ल के वक्त
आप सिनेमा देख रहे थे। अब बराए मेहरबानी ये बताइए कि जूही चावला और चौधरी के कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था जी, कस्तूरचंद बोला। घर पर और कौन था? कोई नहीं। हमेशा ही घर पर कोई नहीं होता या कल नहीं था? कल नहीं था। यानी कि आपकी बात के सच होने की गवाही देने वाला कोई नहीं? कोई नहीं, कस्तूरचंद बड़ी सादगी से बोला। मिस्टर भटनागर, आप आखिरी बार जूही चावला से कब मिले थे? 5-6 दिन हो गए, भटनागर बोला। तब वो मेरे ऑफिस में आई थी और हमने एक सिल्क मिल की साड़ियों के विज्ञापन की एक नई सीरीज के बारे में विचार विमर्श किया था। तब वो आपको किसी बात से डरी या सहमी हुई लगी थी? नहीं। उसके हाव भाव व्यवहार में कोई असाधारण बात नोट नहीं की थी आपने? ना। आपका उससे क्या रिश्ता था? वही जो एक फैशन मॉडल का एक एड एजेंसी के हेड से होता है। यानी कि बिजनेस के अलावा आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था? नहीं था। कोई रोमांटिक, कोई इमोशनल अटैचमेंट? ना ना। तीनों कत्लों के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने ऑफिस में था। चौधरी का कत्ल तो आधी रात के बाद हुआ था, तब भी आप अपने ऑफिस में ही थे? जी हाँ, कल रात में वहीं सोया था। मेरे ऑफिस में एक छोटा सा बेडरूम भी है। कई बार जब वहां बहुत देर हो जाती है और मेरा घर जाने का मूड नहीं होता तो वहीं सो जाता हूँ। इस बात का कोई गवाह कि कल रात आप अपने ऑफिस में ही सोए थे? वहां के चौकीदार के अलावा कोई नहीं। आप मिस्टर अलेक्जेंडर से वाकिफ हैं? हाँ हूँ। खूब अच्छी तरह से? हाँ। आपने कभी कोई एक मुश्त मोटी रकम इन्हें दी है? वो हिचकिचाया। उसने व्यग्र भाव से अलेक्जेंडर की तरफ देखा। अलेक्जेंडर ने अपना पाइप सुलगा लिया और उसके कश लगाता हुआ अपलक भटनागर को देख रहा था। जवाब दीजिए, यादव जिद भरे स्वर में बोला। हाँ, भटनागर अलेक्जेंडर की तरफ से निगाह फिराकर बोला। दी है। कितनी बड़ी रकम? 20,000 रुपए। तो दोस्तों, ये था खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 8। ये पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।